मैं संतोष यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा आज का प्रश्न इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक ऑफ डेली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया गया है और इसके बाद में हमें नीचे कुछ एडजस्टमेंट बताए गए हैं। हम इन एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ दिया है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 के लिए एंड अ बैलेंस शीट एसेट डेट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। हमें 4 एडजस्टमेंट दिए हैं। ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम। यहाँ पे इनकम को 2 पार्ट में बांटा जा रहा है। 1/3 इनकम में लेना है तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट होगा वो कैपिटलाइज किया जाएगा। सेकंड है इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस ₹500। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1100 एक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड। और फोर्थ है रेंट 600, सैलरी 900 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹1000 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। अब हमें इस क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लब का नाम था डेली चैरिटेबल ट्रस्ट। तो हम उसके लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए फॉर्मेट बनाएंगे। 31 मार्च 2018 के लिए इसे हम बनाना है, इसलिए डेट में हमने लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कॉलम बनाए डेबिट क्रेडिट और उनके नाम लिखे एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। अब हम सबसे पहले जो हमारे पेमेंट है इनकी ओर देखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है बाय चैरिटी 11,500। हम इसके बारे में एडजस्टमेंट में देखेंगे कि क्या कोई चैरिटी के संबंध में कोई जानकारी यहाँ पे किसी पॉइंट में दी गई है। जो 4 पॉइंट दिए हैं इनमें से तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में भी नहीं। तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे टू चैरिटी 11,500। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे, वहाँ दिया है बाय रेंट एंड टैक्सेस 3200। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट में कि क्या रेंट और टैक्सेस के बारे में कुछ है। तो फोर्थ पॉइंट हमें दिख रहा है रेंट 600 आउटस्टैंडिंग बताया गया है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट को हम इसमें जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए बाय रेंट एंड टैक्सेस के एंट्री को लिखना है तो लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस 3200 और प्लस किया जाएगा इसमें आउटस्टैंडिंग के 600 को। टोटल अमाउंट हो जाएगी 3800। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये दिया है बाय सैलरी 6000। हम एडजस्टमेंट में देख सकते हैं लास्ट लाइन में दिया है फोर्थ पॉइंट में सैलरी 900 का आउटस्टैंडिंग है तो ये भी इसमें प्लस किया जाएगा। तो हम लिखेंगे टू सैलरी 6000 और प्लस आउटस्टैंडिंग करेंगे इसमें 900 तो अमाउंट हो जाएगी 6900। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे। ये दिया है बाय प्रिंटिंग। हम प्रिंटिंग को भी देखेंगे हमारे एडजस्टमेंट के पॉइंट में तो इसके बारे में कुछ नहीं मिला हमें, इसलिए से डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। तो लिखेंगे टू प्रिंटिंग 600। इसके बाद में प्रिंटिंग बाद दिया है बाय पोस्टेज। तो हम देखेंगे पोस्टेज का एडजस्टमेंट में कहीं कुछ दिया था क्या, नहीं दिया है, इसलिए से भी डायरेक्ट लिखेंगे टू पोस्टेज 300 लिख दिया हमने। इसके बाद में हम अगला पॉइंट देखेंगे तो दिया था बाय एडवर्टाइजमेंट 4500। हम फोर्थ पॉइंट का एडजस्टमेंट है जो उसमें देख सकते हैं एडजस्टमेंट के फोर्थ पॉइंट में कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1000 आउटस्टैंडिंग है तो ये भी प्लस कर दिया जाएगा। तो लिखेंगे हम टू एडवर्टाइजमेंट 4500 और प्लस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग 1000 तो अमाउंट हो गई 5500। इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट के बाद अगला है इंश्योरेंस के 2000 है। इसका एडजस्टमेंट नंबर 2 में देख सकते हैं, वहाँ दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस ₹500। तो जो एडवांस होता है एक्सपेंसेस का उसे हम प्रीपेड कहते हैं और ये माइनस किया जाता है। तो इसलिए इंश्योरेंस के 2000 में 500 प्रीमियम को हमें माइनस करना। तो लिखेंगे टू इंश्योरेंस 2000 और लेस करेंगे पेड इन एडवांस या प्रीपेड 500 तो अमाउंट आ गई 1500। इसके बाद हमने अगला पॉइंट देखा, ये दिया है फर्नीचर, फिर है इन्वेस्टमेंट और फिर है बैलेंस शीट कैश और बैंक के। ये सभी पॉइंट एसेट्स से संबंधित हैं इसलिए इन्हें नहीं लिखा जाएगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन्हें नहीं लिखते हैं। इनसे संबंधित कोई अगर एडजस्टमेंट हो तो वो लिखा जा सकता है। तो हमने इस प्रकार से देखा, हमारे पेमेंट साइड की सारी एंट्रियाँ लिख ली हैं
अब हम रिसिप्ट साइड की ओर देखेंगे। रिसिप्ट साइड की जो एंट्रियां हैं वो इनकम में लिखी जाती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बैलेंस दिया है, तो बैलेंस एसेट होती है, इसे नहीं लिखते हैं। इसके बाद में है डोनेशन, डोनेशन के 9000 थे और इसके लिए हमारा एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 1 है जो उसे देखेंगे, वहाँ दिया है इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम। तो हमें डोनेशन में 9000 मिले हैं, इसके लिए 1/3 इनकम मानने के लिए कहा गया है। तो 1/3 की पार्ट हमें इनकम में यानी इनकम एक्सपेंडिचर लिखनी है और बचा हुआ पार्ट हमें बैलेंस शीट में लिखना होगा। तो हम डोनेशन 9000 था, इसका 1/3 निकालेंगे, तो 9000 इंटू 1/3 किया तो ये अमाउंट आती है 3000, मतलब हमें 3000 रुपीज़ को इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है। तो बचा कितना, तो 9 में से 3 गया तो बचा 6000, तो 6000 लेस करके हम लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी डोनेशन को लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे इनकम साइड में बाय डोनेशंस 1/3 एज इनकम, तो अमाउंट आ गई 3000। इसका में नेक्स्ट पॉइंट था सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन के लिए हमें 42,800 रुपये दिया है, हम इसका भी एडजस्टमेंट देखेंगे। तो हमें चारों पॉइंटों में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए इसकी अमाउंट डायरेक्ट लिख दी जाएगी बाय सब्सक्रिप्शन 42,800 रुपीज़ का। इसके बाद में अगला पॉइंट दिया था लीजेसी का 18,000। तो लीजेसी जो है कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था, तो इसलिए इसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसके बाद में है अगला टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इसके 4,500 रुपीज़ दिए हैं और इसके बारे में एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर जो 3 है उसमें बताया है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1100 एक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड, यानी इतने रुपए अभी और मिलना बाकी है जो मिला नहीं है। तो हमें जो ऊपर जो दिए हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के 4,500 उसमें से प्लस करना होगा। तो हम लिखेंगे बाय में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500 और एक्रूड इनकम को जोड़ा जाता है, इसलिए इसमें हम जोड़ देंगे 1100 को, तो टोटल हो गया 5,600। इसके बाद में अगला पॉइंट था हमारा टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर के 200, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए हम लिखेंगे बाय में बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। अब हम एसेट्स, ये रिसिप्ट और पेमेंट दोनों की तरफ हम देखकर एंट्रियाँ कर चुके हैं। अब जो हमें नीचे एडजस्टमेंट में पॉइंट दिए हैं इनके बारे में देखना है कि कोई पॉइंट हमारे से छूट तो नहीं रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने देखा, इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम, इसको हम 1/3 करके इनकम में लिख चुके हैं, इसलिए ये पॉइंट हो गया। सेकंड था इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस 500, तो इसे भी हम लिख चुके हैं। यहाँ सबसे नीचे की तरफ देख सकते हैं 2 की तरफ इंश्योरेंस में 500 रुपये हमने लेस किया था। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का 1100, ये हमने इनकम में बाय में लिखा हुआ है, प्लस किया है 1100 को, ये भी एंट्री हो चुकी है। हम फोर्थ पॉइंट में देखेंगे रेंट का 600, सैलरी के 900 और एडवर्टाइजमेंट के 1000 आउटस्टैंडिंग थे, इन तीनों को भी हम लिख चुके हैं। ये 2 की तरफ एंट्री की गई है एक्सपेंडिचर में, रेंट में 600, सैलरी में 900 और एडवर्टाइजमेंट में 1000 हम प्लस कर चुके हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जितने भी रिसीव पेमेंट्स में रेवेन्यू नेचर के पॉइंट थे उन सबको हम लिख चुके हैं और उनसे रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट भी हमने कर लिए हैं। अब हमारे टोटल करने का कार्य बाकी है। अब हम दोनों साइड टोटल करके देखेंगे। हमारा टोटल करके जब हमने देखा तो हमें ये पता चल रहा है कि डेबिट का टोटल कम है, तो डिफरेंस को लिखेंगे टू सरप्लस। इसके बाद अगली लाइन में हम टोटल लिखेंगे, बड़ा वाला टोटल दोनों साइड लिखा जाता है, तो इसलिए हमें टोटल जो बड़ा वाला आया वो है 51,600। तो इसे हम इनकम में और एक्सपेंडिचर में टोटल में लिख देंगे और फिर डेबिट के टोटल को इसमें से घटाएंगे, तो घटाने पे हमें डिफरेंस मिला जो कि सरप्लस हम लिखेंगे 21,500। अब इसके बाद में क्वेश्चन हमसे बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहा गया है, तो हम बैलेंस शीट की हेडिंग डालेंगे और डेट डालेंगे एसेट 31 मार्च 2018, कॉलम बनाएंगे लाइबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब हमें सबसे पहले एसेट्स की तरफ देखना चाहिए। लिखा तो पहले किसी को भी जा सकता है पर हम एसेट्स की तरफ देखेंगे। तो एसेट्स की एंट्री हमें पेमेंट साइड से मिलती हैं, जिसमें हमें देखना है कि कौन सी ऐसी एंट्री थी जो हमने पेमेंट में से नहीं लिखी, वही एसेट्स को बताती हैं। हम चैरिटी लिख चुके हैं, रेंट टैक्सेस लिख चुके हैं, सैलरी लिख चुके हैं, प्रिंटिंग लिखा, पोस्टेज लिखा, एडवर्टाइजमेंट लिखा, इंश्योरेंस लिखा, लेकिन इंश्योरेंस में जो
100 था, वो एसेट है जो कि हम एडजस्टमेंट में से देख के लिखेंगे। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये जो पॉइंट थे 4 पॉइंट ये हमने छोड़ दिए थे क्योंकि ये एसेट थे, तब इन्हें हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखना है। और इस बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखेंगे फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये 4 पॉइंट हमने वहाँ से देखकर इनके अमाउंटों को लिखा। इसके बाद में हमारे जो रिसिप्ट साइड है इधर से हमें मिलते हैं लायबिलिटी के पॉइंट। इसमें से हम देखेंगे कि जो बैलेंस बीडी था वो तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग जो हमारा कैपिटल फंड है उसको निकालने के लिए काम आता है। डोनेशन में हमने 1/3 अमाउंट को इनकम माना था, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 2/3 वाला, यानी 9,000 में से 3,000 लिखे हैं तो बचे कितने, 6,000, ये हमारी लायबिलिटी हो गई, तो इसे लायबिलिटी में शो करना है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन हम लिख चुके हैं, लीजेसी को छोड़ दिया था तो हमें ये पता चल रहा है। इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट हम लिख चुके हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिख चुके हैं। तो यहाँ से केवल 2 पॉइंट, एक डोनेशन के 6,000 और लीजेसी के 18,000 लायबिलिटी की तरफ आता है, तो इसे हम लायबिलिटी में लिखेंगे डोनेशन का 6,000 और लीजेसी का 18,000। इसके बाद में हमें कैपिटल फंड की एंट्री करनी होती है, तो कैपिटल फंड हमें निकालना होता है और इसमें सरप्लस को जोड़ा जाता है। इसके साथ हमारे जो एडजस्टमेंट हैं इनको भी हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो हम बैलेंस शीट में लिखने वाले एडजस्टमेंट पे विचार कर लेते हैं पहले, बाद में कैपिटल फंड निकालेंगे। तो हमने पहले पॉइंट के अनुसार 6,000 का डोनेशन को लिख लिया है। फिर हमें दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस 500, तो इसे हम एसेट में लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस का 500 रुपीज़। इसके बाद में इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट जो हमारा है 1100 का, ये भी हमारे को मिलने वाली इनकम थी, तो इसे भी हमें लिखना था। तो ये देख सकते हैं आप, एक्रूड इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट दिया है 1100 रुपीज़ का। इसके बाद में रेंट, सैलरी और आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो ये सभी तीनों के तीनों लायबिलिटी बन गए। तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी में निकल लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट के अमाउंट इस तरह से लिखा। अब हमारे पास में केवल एक एंट्री बाकी रह गई है, वो कैपिटल फंड और सरप्लस से संबंधित है। इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं कि यदि हमने बाकी सारी एंट्री कर ली हों तो इसको लेस करके भी निकाला जा सकता है। एसेट का टोटल ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो हम लायबिलिटी सारी लिख ली हैं, एसेट लिख लिए। तो अगर एसेट में लायबिलिटी को हम लेस करेंगे तो जो बचेगा वो कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल करके देखें तो एसेट्स का टोटल आ रहा है 72,100 रुपीज़, और बाकी की जो हमारी लायबिलिटी हैं उन सभी का हम टोटल करें और इस टोटल में से लेस करें तो हमारे पास बचता है 45,600। और हमारा जो सरप्लस था, जो आप ऊपर देख सकते हैं इनका एक्सपेंडिचर में आंसर आया था 21,500 है, तो हम लिखेंगे कैपिटल फंड अमाउंट अभी छोड़ सकते हैं, ऐड करेंगे इसमें सरप्लस 21,500। तो 45,600 के अमाउंट में से हम 21,500 को लेस करेंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट बचती है वो है 24,100, ये कैपिटल फंड की अमाउंट मानी जाएगी। एक इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका कैलकुलेशन का होता है, जिसके लिए हमारा फार्मूला होता है ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज़। तो हम क्वेश्चन में इसके अनुसार भी कर सकते हैं। हम क्वेश्चन में देखेंगे ओपनिंग एसेट हमारे पास क्या क्या थी। तो हम देख सकते हैं कि रिसिप्ट की ओर सबसे पहले लिखा था टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है दोनों ओपनिंग एसेट होती है, तो हम इनको टोटल कर सकते हैं। तो 11,500 और 12,600, तो दोनों का टोटल होता है 24,100। इसके अलावा अन्य कोई एसेट या अन्य कोई ओपनिंग लायबिलिटी हमें नहीं बताई गई थी, इसलिए यही अमाउंट हमारी ओपनिंग कैपिटल फंड की थी, जिसे कि हम यहाँ पर वर्किंग नोट में भी बनाकर दिखा सकते हैं कि किस तरह से हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं, जिसमें कि हमें बताया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट प्रीपेड फाइनल अकाउंट्स ऑफ द प्रोग्रेस क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और एक बैलेंस शीट दी गई है, यहाँ बैलेंस शीट भी दी गई है। ये बैलेंस शीट हमें कैपिटल फंड इसमें बताया है और एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की जानकारी दी गई है, जिनको कि हमें आगे एडजस्ट करना पड़ेगा।
रिसीव पेमेंट अकाउंट भी दिया हुआ है। अब हमें इसमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, कुछ एडजस्टमेंट भी हमें दिए हुए हैं। हम शुरुआत करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के हेडिंग डालने के साथ में, और डेट आ जाएगी इसके बाद में ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2018 की। डेबिट टू क्रेडिट साइड में कॉलम के नाम लिखे, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। अब जैसे कि आप अभी तक के सवालों के आधार पर समझ चुके हैं कि एक्सपेंडिचर की एंट्रियाँ हमें रिसीव पेमेंट के क्रेडिट साइड से देखने पर मिलती हैं। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले दिया है फर्नीचर एंड फिक्चर का, ये हमारी एसेट होती है इसलिए इसे नहीं लिख सकते। लाइब्रेरी बुक्स है सेकंड, ये भी एसेट्स होती है इसलिए इसे नहीं लिखा जाएगा। फिर है सैलरी, इसे रेवेन्यू होता है, हर महीने दिया जाता है इसलिए इसे हम लिखेंगे। अब सैलरी के संबंध में हमें देखना है कि क्या कोई बैलेंस शीट में भी एंट्री दी थी। तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में देखने को मिल रहा है कि एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है 9,000 का। तो जो पिछले वर्ष की अमाउंट होती है वो इस साल लेस की जाती है। हम एडजस्टमेंट में भी देखेंगे इसके बारे में कि क्या कुछ और दिया है। तो उसमें सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, वहाँ दिया था ऑन 31 मार्च 2018 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹1800, यानी करंट ईयर में 1800 आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। एंड सैलरीज पेड इंक्लूडेड ₹9,000 फॉर द ईयर 2016-17। इसमें सैलरी में जो पेमेंट किया है उसमें पिछले साल के 9,000 रुपये भी चुकाए गए हैं। तो अब हम पिछले साल वाली एंट्री को घटाएंगे और इस साल वाले को प्लस करेंगे। तो अब हमारी एंट्री इस प्रकार से होगी, हम एक्सपेंडिचर को लिखेंगे टू सैलरीज 90,000, इसमें हम करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग 1800 उसे प्लस करेंगे, फिर टोटल आया 91,800। इसमें हम पिछले साल के 9,000 जो आउटस्टैंडिंग थे उन्हें हम लेस करेंगे, तो हमारी अमाउंट कल आई 82,800 रुपीज़ की। इसके बाद में हम अगली एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा सीक्वेंस आंसर के सीक्वेंस से अलग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ देख सकते हैं सैलरी के बाद अगला पॉइंट था ऑनरेरियम का 18,000, तो ये रेवेन्यू माना जाता है इसलिए इसकी एंट्री की जाएगी। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो हम लिखेंगे टू ऑनरेरियम, ये लास्ट में दिया हुआ है टू ऑनरेरियम 18,000। इसके बाद में अगला पॉइंट है जनरल एक्सपेंसेस का 27,000 दिए हैं। जनरल एक्सपेंसेस के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लिख सकते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस 27,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 18,000 है, न्यूज़पेपर पीरियडिकल मैगजीन्स है, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, ऑडिट फी है, ये सभी के सभी यहाँ लिखे जाएंगे। सिर्फ इनके एडजस्टमेंट हमें देखना होंगे। तो हमने बैलेंस शीट में देखा इसमें किसी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखा यहाँ भी इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये सभी के सभी टू में हम लिखेंगे। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल, टू पोस्टेज, टू स्टेशनरी, टू ऑडिट फी। इस प्रकार से हमने वहाँ से देख के इन्हें डायरेक्ट लिख लिया है। इसके बाद में जो बाय बैलेंस सीडी दिया था ये हमारी एसेट होती है तो इसे नहीं लिखा जाता। तो हमारे पेमेंट से जितनी एंट्री लिखना थी वो सारी हो गई हैं। अब हम रिसिप्ट साइड की ओर देखेंगे। सबसे पहले बैलेंस बीडी दिया है तो ये एसेट होती है, इसे नहीं लिखा जाता। फिर अगला पॉइंट है टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जिसकी लागत हमारे लिए 9,000 थी, वो बेचा है हमने 6,000 रुपये में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें लॉस हो गई है, लॉस है 3,000 की। तो लॉस को एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है, तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर की ओर लिखा है सबसे ऊपर टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000। इसके बाद में हम सब्सक्रिप्शन की तरफ आते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में यहाँ अलग अलग ईयर की अमाउंट दी गई है। हम एडजस्टमेंट इसका देख सकते हैं कि एसेट साइड में भी दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के 27,000 बताए गए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं इसके लिए। यहाँ दिया है द क्लब हैड 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹225। यहाँ एक मेंबर 225 रुपये देता है तो 500 मेंबर कितना देंगे, इनका मल्टीपल करके जो अमाउंट आती है वही अमाउंट एसेट्स में लिखी जानी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ पर एडजस्टमेंट करके दिखाया गया है। हम चाहें तो डायरेक्ट अमाउंट में निकाल सकते थे। तो 500 में 225 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आती 1,12,500। तो अगर ऐसा डायरेक्ट लिखते तो हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। और यदि हम इसको एडजस्टमेंट करना चाहें तो हमें सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की अमाउंटों में करंट ईयर की अमाउंट लेना होती है। तो 27,000
ये 90,000 हमें दिया हुआ है करंट ईयर का। इसमें हमें जो पिछले साल के एसेट के रूप में 27,000 रुपीज़ बताए गए हैं, इन्हें देखना है कि ये अमाउंट कितनी है। 27,000 थी जो कि हमें मिलना बाकी थी, तो ये 27,000 रुपीज़ हमको अगले बैलेंस शीट के लिए ले जाने हैं। और यहाँ पर हम डिफरेंस निकालने के लिए आउटस्टैंडिंग के अमाउंट बता सकते हैं कि हमें 1,12,500 अमाउंट मिल रहा है। कैसे निकला था? हमारे 500 मेंबर्स से एनुअल सब्सक्रिप्शन 225 था, तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अमाउंट पता चल जाती है। और उसमें से 90,000 को लेस करेंगे तो हमें आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा करंट ईयर का, ये पता चल गया। इसके बाद में हम अगले पॉइंट पर गए। यहाँ दिया था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शो और रेंट ऑफ हॉल, ये तीनों रेवेन्यू होते हैं, इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शो, रेंट ऑफ हॉल, ये एंट्री हमने यहाँ से लिख ली है। इसके बाद में हमारे जो रिसीव पेमेंट था, इसके डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की एंट्री हमने लिख ली। बैलेंस शीट को देखते हैं, यहाँ से कोई एंट्री लिखना बाकी नहीं है, बाकी जो पॉइंट बचे हैं सब बैलेंस शीट से रिलेटेड थे। हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो फर्स्ट पॉइंट था उससे हमने सब्सक्रिप्शन निकाल लिया है। सेकंड पॉइंट का एडजस्टमेंट सैलरी में हम कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट अभी नहीं लिखा है, तो ये हमें करना होगा। तो प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ बैलेंस शीट में देखेंगे 9 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये एक्सपेंडिचर की ओर लिखा जाता है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख रुपए का 5% निकाला, 45,000 आया। इस प्रकार से हमारे सारे एंट्री अब हो चुकी है। हम दोनों साइड टोटल करके अब देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड टोटल करके हमने जब देखा तो ये हमें पता चल रहा है कि डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में कम होने पर हम लिखते हैं बाय डेफिसिट या लिखते हैं बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखा 3,21,000 और जो डिफरेंस है वो केवल 300 का था, तो ये डेफिसिट हो गया। ये हमारा आंसर है इस अकाउंट का। इसके बाद में हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट के लिए हम कॉलम बनाएंगे और डेट लिखेंगे 31 मार्च 2018 को, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब यहाँ पर हमें पिछली बैलेंस शीट को यूज़ करना होगा। एसेट साइड में हम देख सकते हैं कि कितने रुपए दिया हुआ है। यहाँ पर कैश के 22,500 थे। अब इसको जो हमें लिखना है तो हमें ध्यान देना होगा कि वो 2017 की अमाउंट थी। 2018 की अमाउंट हमें रिसीव पेमेंट अकाउंट के लास्ट में बाय बैलेंस सीडी में दी गई है 49,500, तो नई बैलेंस शीट में 49,500 को लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कैश में 49,500 लिखा। अभी हमने एक इनकम एक्सपेंडिचर में बाय में लिखा था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में आउटस्टैंडिंग निकाला 22,500। ये अमाउंट इस साल की हमारे आउटस्टैंडिंग एसेट हो गई, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गए 22,500। इसके अलावा पिछली बैलेंस शीट में हमें लाइब्रेरी बुक्स दी गई थी जिसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो इसके 45,000 को हम डायरेक्टली यहाँ पर इसी प्रकार से लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट था, वो है ऊपर सबसे ऊपर देख सकते हैं बाय लाइब्रेरी बुक्स 15,000 दिया है, तो 15,000 के हमने खर्च किया था और 45,000 के पहले से, तो दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ पर केवल 45,000 को लिखते। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में इसके कैलकुलेशन को दिखाया गया है कि कैसे निकाला गया है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है फर्नीचर एंड पिक्चर्स का, जिसमें 55,500 था। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है सेकंड नंबर पर टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 9,000 का था, इसको हमने बेच दिया है, तो 55,500 के अमाउंट में से 9,000 का बिक गया है। और इस साल हमने पेमेंट में देखेंगे दिया है बाय फर्नीचर एंड पिक्चर्स 27,000, तो इतने का खरीदा भी है, तो इसे प्लस करना होगा और सेल वाले को माइनस करेंगे, तो हम टोटल निकाल सकते हैं 55,500 में प्लस करना है हमें 27,000 और लेस करना है 9,000, और अगर कोई डेप्रिसिएशन इस पर होता तो उसे लेस किया जाता। तो इस प्रकार से हम फर्नीचर एंड पिक्चर के अमाउंट निकालेंगे, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट नंबर 1 में कि हमारे पास में कितनी अमाउंट थी। टोटल करने से आया 82,500, जिसमें से हमने 9,000 में सेल कर दिया तो उसे लेस कर दिया है, तो 73,500 की अमाउंट निकली है। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का था, 9 लाख की थी, जिस पर हमने लास्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया था
5% डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, तो इसके 45,000 की अमाउंट इसके लिए थी। यहाँ हमने कोई एक्सपेंडिचर इसके संबंध में नहीं किया है, तो 9 लाख में से केवल 45,000 को लेस करना है, तो हमारी बिल्डिंग की अमाउंट 8,50,000 आ जाएगी, जिसको कि हम यहाँ वर्किंग नोट नंबर 3 में देख सकते हैं। 9 लाख में से 45,000 को लेस किया तो 8,50,000 हमारे पास में बचा है। इस प्रकार से हमने एडजस्टमेंट में से इनको मिलाकर लिख लिया है। अब हमारा जो अदर पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं लाइबिलिटी के लिए सब्सक्रिप्शन में हमें 2018-19 में 18,000 रुपीज़ का एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। ये हमारे नए बैलेंस शीट के लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। तो हम देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमने 18,000 लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें देखा था कि एक सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है 1800 की करंट ईयर में, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। इसे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1800। अब इसके बाद में हमारी सारी एंट्रियाँ लिखी जा चुकी हैं और हमें अब बैलेंस शीट से रिलेटेड एंट्री करनी है। तो यहाँ बैलेंस शीट जो लास्ट ईयर की हमारी थी उसे हम देखेंगे। यहाँ कैपिटल फंड दिया है हमें 10,41,000, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इसमें डेफिसिट को लेस करना है। तो कैपिटल फंड की अमाउंट लिखी 10,41,000 और हमारा डेफिसिट आया था बाय में 300। ये हमारी एक प्रकार की लॉस कह सकते हैं, जिसे इसमें लेस करना होता है। तो डेफिसिट को लेस किया तो अमाउंट आई 10,40,700। इसके बाद में हम दोनों से टोटल करेंगे तो इक्वल आएगा 10,60,500। इस प्रकार से हमें जो भी एडजस्टमेंट करते हैं उन्हें वर्किंग नोट लिखकर दिखाना होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ जन कल्याण क्लब प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। यहाँ एक बैलेंस शीट हमें दी गई है। इसके बाद में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें कुछ फिगर्स 2017 के यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के हैं और कुछ करंट ईयर से रिलेटेड हैं। यहाँ पर अब हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो हेडिंग हमारी हो जाएगी सबसे पहले जन कल्याण क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। हम डेबिट और क्रेडिट साइड में कॉलम के नाम लिखेंगे। डेबिट में एक्सपेंडिचर, फिर अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड में इनकम और अमाउंट। अब हमको ये पता है कि हमारा जो रिसीव पेमेंट अकाउंट होता है उसके पेमेंट साइड की एंट्रियाँ एक्सपेंडिचर में लिखी जाती हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे, उनके एडजस्टमेंट पे भी विचार करना है हमें। तो सबसे पहले दिया था बाय सैलरी, तो ये हर साल होने वाला खर्च है, इसलिए इसे रेवेन्यू मानकर हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो सैलरी के 24,000 है। हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट भी देखना होगा। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें हम देख सकते हैं कि क्या कोई सैलरी का पॉइंट दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ सैलरी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है। 6 पॉइंट हमने देख लिए हैं, नहीं दिखा, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टू सैलरी 24,000। इसके बाद में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया है 6,000 का, इसे भी हम एडजस्टमेंट के 6 पॉइंट में देखेंगे। तो ये भी हमें नहीं मिला, इसलिए इसकी एंट्री भी डायरेक्ट हो जाएगी। तो टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 6,000, तो इसे हमने लिख दिया। अब अगला पॉइंट देखेंगे, स्टेशनरी का दिया है 2,300 और हम यहाँ एडजस्टमेंट में अगर देखें तो थर्ड पॉइंट में हमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो हमने इसके बारे में एडजस्टमेंट में पहले पढ़ा था कि हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो जो स्टेशनरी हमें दी थी सबसे ऊपर सेकंड नंबर पे देख सकते हैं बाय स्टेशनरी 2,300, इसमें ओपनिंग बैलेंस को प्लस किया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस को माइनस करते हैं। तो 1,200 प्लस करना है और 800 को माइनस करना है। तो अब इसकी एंट्री लिखेंगे टू स्टेशनरी। एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन को वर्किंग नोट नंबर 2 में लिख के दिखाया गया है, तो उसे हम यहाँ देख सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 में स्टेशनरी में हमारा बैलेंस जो था 1,200 का था, इसमें 2,300 का परचेज़ किया और एक्सपेंस कर दिया है, वो अमाउंट निकाली है बैलेंस को 800 को लेस करके। तो 2,700 अमाउंट बैलेंसिंग फिगर है जो हमें मिला है। इसी अमाउंट को यहाँ पर हमारे द्वारा लिखकर दिखाया गया है वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो 2 स्टेशनरी हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2 से 2,700 डायरेक्टली भी आप इसे कर सकते हैं।
इसके बाद में अगला पॉइंट था रेंट का 16,000 अमाउंट दी है। इसके लिए हम एडजस्टमेंट देखें तो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है इसका, जिसमें पिछले साल के 1,000 आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर का 2,000 है। तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो प्लस होता है, तो रेंट में 16 में 2 प्लस होगा और 1,000 लेस होगा। हम रेंट पे गए, टू रेंट 16,000 प्लस करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2,000 हो गया 18 और प्रीवियस ईयर के 1,000 को लेस करके अमाउंट आ गई 17,000। इसके बाद में अगला पॉइंट रिपेयर के लिए दिया हुआ है। रिपेयर की अमाउंट है 700। इसका हम एडजस्टमेंट देखेंगे कि क्या कोई रिपेयर का एडजस्टमेंट है, तो इन 6 पॉइंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्ट आ जाएगा टू रिपेयर का 700। इसके बाद में हमें दिया है बाय बुक्स परचेज, बाय बिल्डिंग परचेज और कैश इन हैंड। ये तीनों पॉइंट एसेट्स को बिलोंग करते हैं, इसलिए इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। अगर डेप्रिसिएशन इन पे हो तो वो लिखा जा सकता है। तो हमारा पेमेंट साइड की एंट्री पूरी हो गई है। अब हम रिसिप्ट साइड की एंट्री देखेंगे। तो सबसे पहले दिया है टू कैश इन हैंड। तो ये जो कैश इन हैंड ये एसेट होती है, इसलिए इसको नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद में है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन की एंट्री लिखी जाती है, इसका भी हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का 1,000 है और इस साल का 3,200 है। आउटस्टैंडिंग भी दिया है सेकंड पॉइंट में। तो ये 4 पॉइंट इसके बारे में हो गए। अब हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग में जो करंट होता है वो वाला प्लस होता है और एडवांस में पिछले साल का प्लस होता है। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 3,700 जो अमाउंट है वो प्लस होगी और एडवांस की 1,000 प्लस होगा। बाकी बची जो 2 फिगर हैं 2,000 और 3,200 का आउटस्टैंडिंग और एडवांस में, वो दोनों लेस किया जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 60,200। इसमें हमें एडवांस जो पिछले साल का था और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनके अमाउंटों को प्लस करना है। तो हमने यहाँ ऊपर देखा था एडवांस पिछले साल था 1,000 का और इस साल का आउटस्टैंडिंग है 3,700। ये दोनों लिखकर प्लस करेंगे, टोटल आया 64,900। इसके बाद में हमें लेस की एंट्री लिखनी है। तो हमारा जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो 2,000 माइनस होना है और करंट ईयर का एडवांस माइनस होना है। तो 3,200 करंट ईयर का एडवांस माइनस होगा तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 2,000 माइनस होगा। तो फाइनल अमाउंट आई 59,700। इसके बाद में अगली एंट्री देखेंगे। डोनेशन दिया है 3,000 रुपीज़ का। तो डोनेशन का एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। डोनेशन में कोई स्पेसिफिक नाम भी नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे रेवेन्यू मानकर बाय में लिख लेंगे, बाय डोनेशन 3,000। अगला पॉइंट हमने देखा डोनेशन के बाद दिया था सेल ऑफ फर्नीचर। 6,000 रुपये कीमत थी उसकी, जिसे हमने 4,000 में बेचा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें 2,000 की लॉस हुई है। लॉस को एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है, तो हम यहाँ इसके लिए लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000। ये इस प्रकार से निकला। इसके बाद में अगला पॉइंट हम देख सकते हैं एंट्रेंस फ़ी दी गई है 800 रुपीज़ की। लाइफ मेंबरशिप फ़ी है 7,000 की। इनके कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एंट्रेंस फ़ी को हम रेवेन्यू मानते हैं, क्योंकि हर साल कुछ नए लोग तो आते ही हैं। एंट्रेंस फ़ी को हमने लिख लिया, लेकिन जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी है उसे हमने नियम में पढ़ा था कि उसे कैपिटलाइज माना जाता है, इसलिए उसे हमने छोड़ दिया। बैलेंस शीट में उसे लिखा जाएगा। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% का रेट से है 5,000 रुपीज़। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं बताई गई है, इसलिए जो अमाउंट दी गई है उसे ही हम इनकम मानकर लिख लेंगे। तो आप इनकम साइड में देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 की अमाउंट यहाँ पर लिख कर दिखाई गई है। इसके बाद में हमारे बैलेंस शीट में बच गई है। बाकी सारे पॉइंट हमारे हो गए हैं, रिसीव पेमेंट के सारे हो गए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट के बारे में होती है, जिसमें से हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के दोनों हमने लिख लिए हैं, सेकंड भी लिख लिया, थर्ड भी हो गया है। जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है यह हमारे बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं। यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन है या नहीं, इसको हमें चेक करना होगा, क्योंकि अमाउंट बदल रही है। सबसे पहले हम देखेंगे बुक्स के बारे में। पिछले साल 13,500 की बुक हमारे पास में थी और अभी इस साल हमने यहाँ देख सकते हैं बाय बुक परचेज 6,000 दिया हुआ है, तो टोटल होना चाहिए 13,500 और 6,000 मिलाकर 19,500, लेकिन नए साल में दिखाया है 16,500। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें 3,000 रुपये की कमी दिख रही है। तो और हमने कोई बुक सेल भी नहीं की है,
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये 3000 रुपये की जो कमी है ये डेप्रिसिएशन है, ह्रास है। इसी प्रकार से हम बिल्डिंग को भी देखेंगे। हमारे पास में बिल्डिंग की अमाउंट पिछले साल तो नहीं थी, फर्नीचर था, फर्नीचर को देख सकते हैं। फर्नीचर 16000 का था, जिसमें कि हमने फर्नीचर को सेल किया था, 6000 का फर्नीचर जो था वो सेल किया था। तो 16000 में से 6000 घटाने के बाद कितना बचना चाहिए, 10000 का। लेकिन हम नए साल में देखें तो इसकी अमाउंट है 8000। तो इस प्रकार से 2000 रुपये है वो डेप्रिसिएशन का माना जाएगा। तो बुक्स पर 3000 और फर्नीचर पर 2000 रुपये का डेप्रिसिएशन निकला है, इसे हम लिखेंगे। तो टू डेप्रिसिएशन बुक्स का 3000 और फर्नीचर का 2000, ये एडजस्टमेंट में हमें लिख के निकाल के दिखाना होगा। वर्किंग नोट नंबर 3 और 4 में इसे लिख कर दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 और 4 बुक्स के अकाउंट और फर्नीचर के अकाउंट बनाया गया है। इसके बाद में हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री हम कर चुके हैं। इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हम सारी एंट्रियों को कर चुके हैं। अब हमें दोनों साइड टोटल करना होगा। टोटल करने से हमें ये देखने को मिल रहा है कि डेबिट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो हम डेबिट में लिखेंगे टू सरप्लस और क्रेडिट का टोटल को हम दोनों जगह लिख देंगे 68,500। जो डिफरेंस आया वो है 11,100 का, उसे हम सरप्लस में लिख देंगे। अब इसके बाद में हमें बैलेंस शीट बनानी है नए साल की, तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे और डेट डालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एसेट साइड में क्या क्या एंट्री आएंगी इसे ढूंढेंगे। एसेट में एंट्री कहाँ से आती है, ये हमारे पेमेंट साइड की बची हुई एंट्रियाँ होती हैं। तो हम पेमेंट साइड में देखेंगे क्या क्या हमने नहीं लिखा था वही हमें लिखना है। सैलरी लिखा था, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिखा है, स्टेशनरी के लिए स्टॉक थे तो स्टॉक एसेट में आएगा, वो वाले पॉइंट लिखे जाएंगे। रेंट लिख चुके हैं, रिपेयर लिख चुके हैं, बुक्स परचेज था तो बुक्स की जो हमारी नई फिगर दी गई है वाले लिखना है। बिल्डिंग की 30,000 रुपये लिखे जाएंगे, कैश इन हैंड के 1800 आएगा। तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख लेंगे बिल्डिंग का 30,000 और जो कैश का था 1800 वो लिख लिया है। इस प्रकार से हमने पेमेंट साइड से देखकर, बाकी के लिए हमें एडजस्टमेंट है उनमें से देख के लिखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में। तो करंट ईयर में 3200 का एडवांस दिया है, ये हमारी लायबिलिटी हो गई। तो इस 3200 को हम लायबिलिटी में लिख के दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 3200, यहाँ पर बैलेंस शीट हमें सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट को लेना होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट है 3700 का, तो इसे एसेट में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3700। इसके बाद में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में जो करंट ईयर के 800 ये हमारी एसेट है, तो एसेट में लिखेंगे। स्टेशनरी का 800 रुपये। इसके बाद में बुक्स के 16,500, फर्नीचर का 8000। तो बुक्स को लिखा 16,500, फर्नीचर का 8000। इसके बाद में लास्ट पॉइंट था हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट का, ये है 2000। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसलिए ये हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। तो हमने एडजस्टमेंट में से सारे पॉइंट देख के लिख लिए। अब हमें रिसिप्ट साइड की ओर देखना है। रिसिप्ट साइड में हमें बताया था लास्ट पॉइंट में, यहाँ पर इस लास्ट पॉइंट से पहले हम दूसरे पॉइंट पे विचार करेंगे। सब्सक्रिप्शन हम लिख चुके हैं, डोनेशन भी लिखा था, सेल ऑफ फर्नीचर भी लिखा था, एंट्रेंस फी भी लिखा है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी नहीं लिखा था। तो सबसे पहले ये आएगा। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी लायबिलिटी में लिखी जाती है, तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी के 7000 का हमने लिख दिया है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट था टू इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 5% के रेट से पूरे साल का 5000 निकला था। तो हमें अब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकालना होगी जो कि एसेट कहलाएगी। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी जिससे कि हम इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन लिखकर नहीं दिखाई गई है, तो इसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो 5% हमने वो अमाउंट जिसका 5% निकालने से 5000 आता है, तो उसके लिए अपोजिट एंट्री करेंगे। तो 5/100 के बजाय 100/5 कर देंगे 5000 में, तो ये 1 लाख रुपये आएगा। इस प्रकार से इसकी अमाउंट निकल गई है। अब हमारे सारी एंट्रियाँ हो चुकी हैं और सरप्लस लिखना रह गया है। तो इसकी एंट्री कैपिटल फंड के रूप में की जाती है। तो कैपिटल फंड अभी हमें दिया नहीं था इसलिए से हम निकालेंगे। इसकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 1 में देख सकते हैं। यहाँ पर
जो एडजस्टमेंट के पॉइंट हमें दिए गए थे लास्ट ईयर के फिगर्स के साथ, उन्हें लेते हुए हमने बनाया है। और इसमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी लास्ट ईयर का मानते हुए लिखे जाएंगे, क्योंकि इस साल तो इसको किया नहीं था, तो पिछले साल की एसेट थी। तो 1,37,500 निकला है। इसे हमने यहाँ पर कैपिटल फंड में लिखा और इसमें सरप्लस की अमाउंट 11,100 आई थी, उसे इसमें प्लस कर दिया, तो ये हो गया 1,48,600। दोनों से टोटल कर दिया, इक्वल आ गया 1,60,800 रुपीज़। इसके संबंध में जो भी हमने वर्किंग नोट किए हैं उसको इस प्रकार से लिखकर दिखाना चाहिए या आप बना सकते हैं। इनको एग्जाम में करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली आप अमाउंट भी निकाल कर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।